अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम अपने चैनल हेल्दी टॉक के साथ। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, आज की वीडियो जो है वो कुछ गैप के बाद मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भी कहा कि इस पे बात की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली जो डिज़ीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है और बहुत सारी इसके बारे में लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है वो बड़ा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को शक व शुबहात हैं। और बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं कि इन्हें क्लियर नहीं है लोग इस हवाले से। तो बहुत शुक्रिया एक तो मेरी वीडियोस लाइक करने का। और ये जो वीडियो है आज की वीडियो, ये हम करने लगे हैं, आज की मैं जो बात करने लगा हूँ वो हम करने लगे हैं एपिलेप्सी या मिर्गी पे, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को, मैंने जैसे पहले बात की, क्लैरिटी नहीं है और इसके बारे में बड़े टोटके भी मशहूर हैं। तो आज हम ये भी देखेंगे कि जो टोटके हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो क्या इनकी कोई मेडिकल साइंस में इनकी कोई अहमियत है या नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम पे ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से मैं अवॉइड करता हूँ। इसलिए ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए मैं बहुत मेन चीज़ों पर बात करूँगा, क्योंकि अगर इस पर बात की जाए तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी बन सकती है। लेकिन इसलिए ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ या ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ अपनी वीडियोज़ में जो एक आम लेमैन के लिए इंपॉर्टेंट हो, ताकि उसको कोई नॉलेज मिले, टेक्निकल लैंग्वेज कम से कम इस्तेमाल हो। तो चलें अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली जो जैसे बात की है कि एपिलेप्सी की आज बात करेंगे, मिर्गी की बात करेंगे, तो बेसिकली ये जो डिज़ीज़ है ये बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा हो सकती है। वैसे तो किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन बच्चों में और 60-65 प्लस एज में ये ज़्यादा होती है। वैसे किसी भी एज में ये हो सकती है। इसकी जो रीज़न्स हैं उसमें बहुत, यानी हम शॉर्टली बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात हो जाएगी। बेसिकली आप ये समझ लें कि मेन इसकी जो रीज़न वो तो अननोन है, यानी कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है ब्रेन में। आप यूँ समझ लें, समझाने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे ब्रेन में अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक तारों का एक जाल जिस तरह बिछा होता है उस तरह बिछाया हुआ है। और ये कुदरत का बड़ा बहुत ज़्यादा, यानी ये अल्लाह ताला की एक तख्लीक है। तो उसमें ये है कि जो ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि उसमें न्यूरॉन से न्यूरॉन तक और एक बहुत ज़्यादा यानी कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसको समझाने के लिए मैं आपसे ये बात इस तरह समझा सकता हूँ आपको कि आप यूँ समझ लें कि तारों का एक जाल बिछा हुआ है और तारें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो ब्रेन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं और पैगाम रसानी का काम कर रही होती हैं। और जिस्म की जितनी भी हरकत हम करते हैं वो सारी उस पैगाम रसानी के थ्रू हो रही होती हैं। अब ये समझ लें कि किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से या ब्रेन की ट्यूमर की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट, जिस तरह आप समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसकी वजह से पूरा जो निज़ाम है वक्ती तौर पर वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें एक बहुत ज़्यादा धचका लगता है और तमाम जो हमारी वहाँ पे, जैसे बात की है कि तारे नुमा जो एक वेन्स और सारी वो है इंसान के ब्रेन में, वो सब शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ज़्यादा आपस में उलझ जाती हैं और उनमें एक बहुत ज़्यादा धचका पैदा होता है। और ये रीज़न बनती है कि इंसान जो है उसको, जो मरीज़ है उसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो एक अचानक सा होता है काम, जिसकी वजह से जो है वो, ये तकरीबन इसका दौरानिया आप समझ लें कि 30 सेकंड से तकरीबन 3 मिनट तक रह सकता है। ठीक है, नॉर्मली केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो केसेस हैं उसमें यही होता है। और बेसिकली सीज़र और मिर्गी एपिलेप्सी में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि अगर एक दफ़ा ऐसे हो तो आप इसको सीज़र कहेंगे, लेकिन अगर सीज़र झटके या फिट्स बार बार पड़ रहे हैं और रेगुलरली पढ़ रहे हैं, मतलब हफ्ते में एक दो पढ़ रहा है या रेगुलर पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, तो हम उसको कहेंगे मेडिकली, फिर ये डायग्नोज हो जाता है कि पेशेंट जो है वो एपिलेप्टिक है। अगर कभी ज़िंदगी में एक आध दफ़ा इस तरह हो तो उसको हम कहेंगे कि सीज़र हुआ था, बस उसके बाद वो, तो उसकी कोई इतना खास ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर ये रेगुलरली पढ़े तो फिर हम कहेंगे कि पेशेंट जो है ये एपिलेप्सी का पेशेंट है, एपिलेप्टिक पेशेंट है। तो ये एक डिटेल में मैंने इसलिए समझाया कि आम बंदे को ये समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा, अब इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वही होती है कि इसको टॉनिक क्लॉनिक स्टेज कहते हैं, जिसमें इसमें मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है, उसका जिस्म अकड़ जाता है, उसके पट्टे खिंच जाते हैं और वो गिर जाता है। अब एपिलेप्सी जो है वो इटसेल्फ एक बीमारी तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एपिलेप्सी का कोई टाइमिंग तो नहीं होती, ना ही इसका कोई अलार्म होता है जिस्म में कि जी मुझे अटैक होने वाला है पेशेंट को। तो ये किसी टाइम भी हो सकता है, चाहे पेशेंट कहीं ड्राइव कर रहा है, कहीं पानी के करीब खड़ा है, कहीं किचन में काम कर रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है। तो उसमें ये होता है कि एपिलेप्सी के वजह से तो बात नहीं होती ज़्यादा, लेकिन एपिलेप्सी के अटैक के दौरान वो अगर गिर जाए बंदा, पानी में गिर जाता है या कोई किसी ऐसी जगह पे, या ड्राइव करते वक्त, तो ना सिर्फ वो अपना नुकसान करता है बल्कि जो है वो दूसरों के नुकसान का भी वजह बनता है। तो अब ये इसलिए समझ जाएँ कि अभी आपको ये बात सारी समझ आ गई होगी कि एपिलेप्सी और सीज़र में फ़र्क क्या होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है। एक्चुअली एपिलेप्सी की बहुत सारी, सीज़र्स की बहुत सारी और रीज़न भी हो सकती हैं, जैसे जैसे मैंने पहले बात की कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या उसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकती है। स्ट्रेस जो है ये भी काज़ करता है, मिर्गी को कर सकता है। और इसके अलावा नींद का ना पूरा होना, अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप पूरी पूरी रात जागते हैं या किसी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती, या स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, या डिप्रेशन है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बात की थी। इसलिए इसकी डिटेल में ना जाएँ, आप बस इतना याद रखें कि ये जो चीज़ है ये इसको एपिलेप्सी कहते हैं। और एपिलेप्सी की वजह मैंने आपको बता दी है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें एक अगर आपको ये इशू होता है तो ईईजी एक टेस्ट होता है, डॉक्टर वो कर सकता है आपका। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एमआरआई भी कर सकता है। और एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर करना चाहूँगा जो मैं शायद थोड़ा मिस कर गया, वो ये है कि जो
घरेलू टोटके हैं ना, जैसे जूती सुंघा देना किसी को, मिर्गी के पेशेंट को, या इस तरह के जो टोटके हैं, वो इसका कोई मेडिकल साइंस में कोई इसकी जो है वो नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि इनका नुकसान होता है। बेसिकली होता ही है कि जितनी देर में ये टोटके आजमाए जाते हैं उतनी देर में सीज़र जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो लोग समझते हैं इस वजह से हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अगर सीज़र का अटैक होता है तो आपने पेशेंट को सीधा नहीं लेटाना, थोड़ा करवट दे के लेटाना है, अगर और फर्श पे लेटाना है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो उसको नुकसान हो सके, और उसके सर के नीचे फौरी तौर पर कोई चीज़ रखें ताकि उसकी जो है वो सांस वाली नाली में उसकी कोई चीज़ जो है वो ना चली जाए। उसके मुँह में कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई उसको खिलाना पिलाना नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो एवरेजली 2 से 3 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है पेशेंट। और मोस्टली केसेस में पेशेंट जो है उसको समझ नहीं आती कि उसको हुआ क्या था, उसकी याददाश्त जो है वो उसको इफेक्ट भी करती है, उसको याद नहीं होता। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अवेलेबल है मार्केट में, सर्जरी भी की जाती है, पाकिस्तान में थोड़ा कम है लेकिन इंटरनेशनली इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक डिवाइस भी लगा दी जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी जाती हैं, और कुछ डाइट की वजह से भी हो जाता है। बाकी ये है कि इसमें कोई मखसूस अगर चीज़ों पर डिस्कस करें कि फूड कौन सी देनी है या कौन से वाइटामिन देने हैं, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। हाँ, ये है कि वाइटामिन B6 जो है वो जरूर देना चाहिए, इसमें उसकी कमी से भी ये चीज़ हो सकती है। और रेगुलरली अगर एपिलेप्सी हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ब्रेन को इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट जो है वो सीरियस हो सकता है, इसलिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देना बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैंने कोशिश की है कि इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंथी टॉपिक को 7-8 मिनट में कवर किया जाए, तो हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई हो, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको बेसिक नॉलेज पता लगी होगी एपिलेप्सी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, और अगर पहली दफ़ा चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें किसी अच्छे से टॉपिक के लिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।